नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 की पुस्तक अंतरा की कविता एक कार्नेलिया के गीत के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो कविता है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि इससे पहले भी जयशंकर प्रसाद की इसी पाठ से संबंधित एक कविता है जिसका नाम है देवसेना के गीत, और उस कविता को मैं अपनी इससे पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वहां से उसका लिंक देख सकते हैं और इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो अब हम इस कविता की ओर बढ़ेंगे, और कविता की ओर बढ़ने से पहले यही कहूंगी कि कविता को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही साथ आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो इस कविता की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है कार्नेलिया का गीत। ये जो कविता है जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ये छायावादी कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और ये जो कविता है उनके नाटक, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है चंद्रगुप्त, उसके द्वितीय अंक के प्रारंभ से लिया गया है। इस नाटक में सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया के बारे में बताया गया है, यानी जो कार्नेलिया है वो सेल्यूकस की पुत्री है जो गाती है। और इस गीत में कवि की भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति अगाध आस्था व्यक्त हुई है। यानी कार्नेलिया के माध्यम से यहाँ पर हमें जयशंकर प्रसाद के भावों के बारे में, उनके विचारों के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा रखते हैं। आगे बताते हैं कि पिता के साथ भारत में रहते हुए कार्नेलिया यहाँ के मनोरम प्राकृतिक पर्यावरण, भारतीयों की ज्ञान गरिमा, प्रेम, करुण आदि उदात्त मानवीय भावनाओं से परिचित और प्रभावित होती। इस गीत में वह इन हृदयानुभूतियों की अभिव्यक्ति करती है। और इस कविता का प्रारंभ प्राकृतिक सौंदर्य से होता है, यानी इस गीत के माध्यम से जो कार्नेलिया है उसने भारतीयों की ही प्रशंसा की है। साथ ही साथ प्राकृतिक सौंदर्य से कविता जो है शुरू होती है। और जो ये कविता है ये द्विअर्थक है, यानी इसके साथ दो अर्थ है। यानी कविता में कुछ और कहा जा रहा है और लेकिन उसका भाव कुछ और है, यानी दोनों ही मतलब है। ऐसा नहीं कि एक के साथ दूसरा अपना मतलब खो देता है। कवि ने प्राकृतिक सुषमा के व्यास से भारतीय सभ्यता, संस्कृति की उत्कृष्टता और भारतीयों के उदात्त मानवीय गुणों को आरेखित किया है। यानी भारतीयों के व्यवहार, भारतीयों का नेचर, किस तरीके से वो किसी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बड़ी आसानी से उस पर भरोसा कर लेते हैं, इन सब चीजों को इस कविता में उजागर किया गया है। तो इस कविता का पद पढ़ने जा रही हूँ, जिसमें पहला है अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतलमय मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। तो इन पंक्तियों की व्याख्या से पहले सबसे पहले मैं आपको प्रसंग बता दूंगी कि प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे छात्रों की प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता कार्नेलिया के गीत से अवतरित है। यह गीत जयशंकर प्रसाद यानी छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के द्वितीय अंक से लिया गया है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। वह सिंधु नदी के तट पर एक ग्रीक शिविर के पास बैठी इस गीत को गा रही है। उसे भारत से प्रेम है और वह इस गीत में भारत की विशेषताओं का गान करती है। पहली पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि अरुण है मधुमय देश हमारा। अरुण का मतलब होता है लाल, मधुमय का मतलब होता है मधुरिमा से युक्त, यानी मीठा जिसको हम कहेंगे। तो इन दोनों शब्दों के दो अर्थ भी निकाले जा सकते हैं। अरुण का मतलब उत्साह, एक्साइटमेंट, ठीक है, और साथ ही साथ मधुमय का मतलब होता है प्रेम से भरा हुआ। इसका दूसरा अर्थ हम ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो कार्नेलिया वो अपने गीत के माध्यम से कहती है और वो गाती है कि हमारा यह देश भारतवर्ष लालिमा से युक्त और मिठास से परिपूर्ण है। यानी कि लालिमा से युक्त और मिठास से परिपूर्ण कैसे है कि यहाँ प्राची दिशा में सूर्य की अरुण आभा बिखर जाती है। यानी जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है इस देश पर तो सारी ओर लालिमा ही लालिमा छा जाती है। ये अरुणिमा, ये लालिमा ऐसी लगती है जैसे लाल कमल के भीतर लालिमा होती है। यानी एकदम जब नया नया फूल, फ्रेश फूल निकलने लगता है तो वो अंदर से जो एकदम फ्रेश होता है, एकदम पहले जो पंखड़ी होती है वो एकदम लाल होती है। और इसका मतलब यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ के हर निवासी के अंदर एक उत्साह है। जैसे कि मैंने बताया, लाल रंग का मतलब यहाँ उत्साह दिखाया गया और मधुरिमा से युक्त यानी प्रेम से भरा हुआ है। और भारतवासी, प्रत्येक भारतवासी जो है उत्साह से भरा हुआ है, साथ ही साथ उसके अंदर सभी के लिए प्रेम भरा हुआ है।
जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। और यहाँ बात की जा रही है कि इस देश में अपरिचित क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है। क्षितिज उसे कहा जाता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ कार्नेलिया कहती है कि इस देश में अपरिचित क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है, अर्थात यहाँ अनजान लोगों को भी आश्रय प्राप्त होता है। यानी ये भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर जो अपरिचित अनजान क्षितिज है उसको भी यहाँ पर एक अपने खुद का एक अस्तित्व मिलता है। यानी कि जो दूसरे देश से आए हुए लोग होते हैं, भारतवासी जो हैं इतने प्रेम से भरे हुए हैं, इतने उत्साह से भरे हुए हैं कि उनसे कुछ सीखने की लालसा में और अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए वो उन अनजान लोगों को भी अपने देश में सहारा देते हैं। इसका दूसरा अर्थ ये हुआ। तीसरी पंक्ति है, सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। तरुशिखा यहाँ है वृक्ष की चोटी। सरस तामरस, तामरस यहाँ कहा गया कमल, कमल का जो फूल होता है। विभा यानी चमक। आगे जो कार्नेलिया वो कहती है कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का उल्लेख करते हुए कहती है कि सूर्योदय के समय, यानी जब सुबह सबसे पहले सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय सरोवरों में कमल के फूल खिलते हैं। कमल नाल पर, यानी कमल की नाल पर और पेड़ की सुंदर चोटी का सौंदर्य नाचता सा प्रतीत होता है। अर्थात जब सूर्य की सुनहली किरणें वृक्षों की चोटी और शाखाओं से छनती हुई पुष्पों पर नृत्य करती है, तब उस समय की शोभा देखते ही बनती है। यानी जब वो सूर्य की पहली किरणें उन पर पड़ती है तो ऐसे लगती है वो किरणें जो है नाच रही हो, नृत्य करती प्रतीत होती हैं। और मनोहर यानी बहुत सुंदर, मन को सुंदर लगने वाली। छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। मंगल का मतलब यहाँ शुभ होता है। हमारे भारतीय संस्कृति में मंगल यानी शुभ काम, और कुमकुम यानी कुमकुम जो पूजा के समय लाल मस्तक पर तिलक भी लगाया जाता है, तो ये वो मंगल का प्रतीक है। और ये भी लाल है, ये भी उत्साह का प्रतीक है। तो आगे जो कार्नेलिया है वो कहती है, पौधों की हरियाली पर बिखरी हुई ये केसर जैसी लालिमा कि छिटका जीवन हरियाली पर। और जब सूर्य की किरणें इन हरियालियों पर, यानी इस प्राकृतिक सौंदर्य पर छिटकती हैं, जो किरणें पड़ती हैं, वो मंगल कुमकुम सारा, और वो पूरे वातावरण को मंगलमय बना देती है। और दूसरा अर्थ इसका ये होगा कि मंगलमय जीवन का वो संदेश देती है कि इंसान के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का वो संचार करती है। लघु सुरधनु से पंख पसारे, लघु यानी छोटे छोटे, सुरधनु यानी इंद्रधनुष के समान, पंख पसारे पंख फैलाए हुए, शीतल मलय, शीतल यानी ठंडी, मलय यानी मलय पर्वत, समीर यानी हवा सहारे। और छोटे छोटे इंद्रधनुष जैसे पंख लिए हुए मलय पर्वत की ओर से बहने वाली हवा का सहारा लेते हुए उड़ते खग, उड़ते यानी खग आपको पता ही है पक्षियों को कहा जाता है, उड़ते खग जिस और मुंह किए, समझ नीज निड़ निज प्यारा। निड़ यानी घोंसला और निज यानी अपना। और जब छोटे छोटे इंद्रधनुषों के समान पंख फैलाए हुए पक्षी मलय पर्वत से आती हुई शीतल हवा का सहारा बनाकर अपने प्यारे घोंसलों की ओर मुंह किए उड़ रहे हैं, वो अत्यंत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। कार्नेलिया कल्पना करती है कि पक्षी सूर्य को अपना घोंसला समझकर उसी की ओर उड़ते चले जा रहे हैं। भारत सभी को शरण प्रदान करता है। शरण किस तरीके से प्रदान करता है कि यहाँ पक्षियों का भी हम उदाहरण ले सकते हैं कि वेदर चेंज होने पर, मौसम बदलने पर जो दूसरे देशों के जो पक्षी है वो यहाँ पर आश्रय लेते हैं जब वहाँ का जो क्लाइमेट चेंज होता है। तो इसी तरीके से हम जो भारतवासी है, जो भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसने सभी को सहारा दिया, तभी तो यहाँ पे विभिन्नताओं का देश है। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ किसी एक बोली के लोग नहीं है ना, वो अलग अलग देशों से आए, अलग अलग जगहों से आए और वो यहाँ आकर रच बस गए और यहाँ पर भारतीय संस्कृति की इस तरीके से स्थापना हुई। तो आशा करती हूँ पहला स्टैंजा आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत आसान है और हर शब्द के दो मतलब है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। साथ ही साथ आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल होगा, तो एक बार आप वहां जाकर भी रिवाइज कर सकते हैं। इसकी विशेषता की ओर बढ़ते हैं। इस काव्यांश में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया, वो हमें देखते ही पता चलता है। भारत की आश्रय देने की विशेषता का उल्लेख है, ये हम जानते हैं। लघु सुरधनु से में उपमा अलंकार है और मानवीकरण किया गया तरुशिखा का नाचना, यानी जो पेड़ों की शिखाएं हैं वो नाच रही है, तो मानवीकरण किया है। अनुप्रास है पंख पसारे, समीर सहारे, निड़ निज में,
कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। गयता संगीतात्मकता और प्रतीकात्मकता है। साथ ही साथ शांत रस देखने को मिलता है। आइए हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पद है बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, हेम कुंभले ऊषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर उंगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। अब इनमें भी जो कार्नेलिया है वो भारतवर्ष की दया, सहानुभूति और उसकी करुणा का बखान करना वो चाह रही है और वो कह रही है कि भारतवर्ष दया, सहानुभूति एवं करुणा वाला देश है। फिर वो आगे कहती हैं, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, यानी यहाँ के लोगों की आंखों से करुणा पूर्ण आंसू बहते रहते हैं। वे किसी की पीड़ा को नहीं देख सकते। उनकी आंखों से निकले जो आंसू है, यानी बनते जहां करुणा जल, आंखों के बादल यानी अश्रु की बात की जा रही है कि उनके आंखों से निकले अश्रु जल से भरे बादल बन जाते हैं और लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। और यहाँ तो अनंत से आती हुई लहरें भी जिनका कोई किनारा नहीं है, जो टकरा रही है किनारों से और वो यहाँ आकर शांत हो जाती है, यानी उनको भी यहाँ आकर शांति मिल जाती है और उनको यहाँ आकर अपना किनारा मिल जाता है। इसी प्रकार विभिन्न देशों से, जिसका अर्थ हम यहाँ लिख सकते हैं कि विभिन्न देशों से आए व्याकुल एवं विशुद्ध प्राणी भारत में आकर अपार शांति का अनुभव करते हैं। उन्हें भी यहाँ किनारा अर्थात अपना ठिकाना मिल जाता है। दूसरों को किनारा देना जो है भारतवर्ष की एक विशेषता हमेशा से रही है। तो ये भारतवर्ष की विशेषता का ही पता चलता है। तीसरी पंक्ति पे आते हैं, हेमकुंभ ले उषा सवेरे। हेमकुंभ यानी सोने का घड़ा, यानी जो कार्नेलिया है वो भारत की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हुए कहती है कि इस देश का सूर्योदय यानी जो सूर्योदय है उसका जो दृश्य है वो अवर्णनीय है, जिसको वर्णित नहीं किया जा सकता। हेमकुंभ ले उषा सवेरे, हेमकुंभ यानी सोने का घड़ा, उषा यानी सुबह सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदे रूंगते रहते जब जग कर रजनी, रजनी यानी रात भर तारा। और आगे चल के मदिर यानी है यात्री की बात की जा रही है कि सूर्योदय से पूर्व उषा स्वयं स्वर्ण कलश लेकर इस देश के ऊपर सुखों की मानो वर्षा करती है। जब रात भर यानी जग कर रजनी भर तारा, जब रात भर जगने के बाद तारे मस्ती में ऊँघते रहते हैं कि मदिर ऊँघते रहते जब, और वो मस्ती में रात भर ऊँघते रहते हैं अर्थात छिपने की तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी सोना चाहते हैं। तब उषा रूपी नायिका आकाश रूपी कुएं से अपनी सुनहरी कलश में सुख रूपी पानी भर लाती है और उसे भारत भूमि पर लुढ़का देती है, यानी ओस के रूप में। अर्थात रात बीत जाने के बाद जब प्रातःकालीन किरणें धरती पर छाने लगती है, तब सुखद अनुभूति महसूस होती है, यानी वो ढुलका देती है सारे सुखों को, सारी अपनी पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को वो बखेर देती है और वो देखते ही बनती है। यानी सूर्योदय जो भारत का है वो अवर्णनीय है, जिसको वर्णित नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा स्टैंजा भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसकी विशेषता की ओर बढ़ते हैं। पहला कवि ने कार्नेलिया के माध्यम से भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति की करुणा भावना का गौरवपूर्ण चित्रण हुआ है। अनुप्रास, श्लेष और रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। गीत पर छायावादी प्रभाव स्पष्ट दिखता है क्योंकि छायावादी कवि ने लिखी है। कोमलकांत पदावली प्रयुक्त हुई है और उषा काल के आकर्षक बिंब का यहाँ सृजन हुआ है। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के इस कविता के प्रश्नोत्तरों को की चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? तो निम्नलिखित विशेषता पहली है, भारत पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचती है। दूसरा, यहाँ पर किसी अपरिचित व्यक्ति को भी घर में प्रेम पूर्वक रखा जाता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत और अद्वितीय है। यहाँ के लोग दया, करुणा और सहानुभूति की भावनाओं से भरे हुए हैं। भारत की संस्कृति महान है। प्रश्न 2 है, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित हुआ है? तो उड़ते खग में अप्रवासी लोगों का विशेष अर्थ व्यंजित हुआ है कि उड़ते जो खग है यानी जो पक्षी उड़ रहे हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि उनको वो अपना घर प्रतीत होता है और सूर्य की तरफ वो उड़ते हैं और उनको अपना घर वो महसूस होता है। तो उड़ते खग यहाँ पे जो अप्रवासी लोग हैं, जिनका कोई प्रवास नहीं है, उनकी ओर
अर्थ व्यंजित करते हैं कि कवि के अनुसार जिस देश में बाहर से पक्षी आकर आश्रय लेते हैं, वह हमारा देश भारत है। अर्थात भारत बाहर से आने वाले लोगों को आश्रय देता है। भारत लोगों को आश्रय ही नहीं देता, बल्कि यहाँ आकर उन्हें सुख और शांति भी प्राप्त होती है। भारत की विशेषता है। अब बरसाती आंखों में बादल पंक्ति से विशेष अर्थ यह व्यंजित होता है कि भारतीय अनजान लोगों को के दुख को में भी दुखी होते हैं। वो किसी को दुखी नहीं देख सकते। वह दुख आंखों में आंसू के रूप में निकल पड़ता है। बहुत आसान कविता। अगर आपको कविता क्लियर है तो आप प्रश्नों के उत्तर भी बड़ी सरलता से दे सकते हैं। प्रश्न 3 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती डुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते सब जगकर रजनी भर तारा। और यहाँ हम इसका लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में उषा का जो है मानवीकरण किया गया है नायिका के रूप में, उसे पानी भरने वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। इन पंक्तियों में भोर का सौंदर्य सर्वत्र, यानी सुबह की जो पहली किरण जो सकारात्मकता है वो हर जगह दिखाई देती है। कवि के अनुसार भोर रूपी स्त्री अपने सूर्य रूपी सुनहरे घड़े से आकाश रूपी कुएं से मंगल पानी भरकर लोगों के जीवन के सुख के रूप में लुढ़का देती है। तारे उगने लगते हैं क्योंकि वो थक चुके हैं। भाव यह है कि तारों जो है चारों तरफ भोर हो चुकी है और सूर्य की सुनहरी किरणें लोगों को उठा रही हैं। तारे भी अब छिप गए हैं। उषा तथा तारे का मानवीकरण करने के कारण मानवीय अलंकार है। काव्यांश में गेयता का गुण विद्यमान है, अर्थात इसे गाया जा सकता है। जग जग कर में अनुप्रास अलंकार है और हेम कुंभ में रूपक अलंकार है। कविता क्लियर है तो क्वेश्चंस भी आपको बहुत इजी लगेंगे। अगला है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कविता क्लियर है तो आप ये भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। इसको अभी मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यानी ऐसे लोग जिनको पास आश्रय नहीं है, जगह नहीं है, वो यहाँ आकर भी स्थान पा सकते हैं। प्रश्न 6 है, कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए। तो मैं कोशिश करूंगी, मैं साथ आपको क्वेश्चन तो दे ही रही हूँ, आंसर भी दे रही हूँ। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी इसके आंसर को बताएं, ताकि मैं ये जान सकूं कि आपको ये कविता कितने अच्छे से क्लियर है। साथ ही साथ किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए। और इस तरीके से कविता यहाँ समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कविता और इसके प्रश्न उत्तर बहुत आसानी से समझ आए होंगे। कोई डाउट हो, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और आगे आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए इसी तरीके से वीडियोज़ को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।